तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जो G7 ग्रुप है, G7 क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, एक ग्रुप है ये, कुछ विकसित देश हैं इसमें, इसको कहा जाता है G7। तो वे क्या करना चाहते हैं, इस G7 को बढ़ाकर G11 करना चाहते हैं, यानी कि 4 अन्य देश, भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को भी यह इसमें शामिल करके G7 को G11 बनाना चाहते हैं। इसी के संबंध में टाइटल दिया गया है 7 to 11। इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज। एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत जो है डिजर्व करता है, क्या डिजर्व करता है भारत? इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज, कि भाई जो वैश्विक मंच है उस वैश्विक मंच पर भारत का स्थान होना चाहिए। भारत इस बात को डिजर्व करता है, भारत इस बात का हकदार है। बट ऑन G11, लेकिन अगर हम G11 की बात करें, इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम्स। तो भारत जो है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए अपने उद्देश्यों को लेकर। तो एडिटोरियल बात करता है फाइनली कि ग्लोबल स्टेज पर भारत जो है अपना स्थान, भारत का अपना स्थान हो वैश्विक मंच पर, तो भारत इस बात का हकदार है, लेकिन भारत को अपने उद्देश्यों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं। डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कोई भी जो व्यवस्था होती है ना, उस व्यवस्था का प्रारूप है ना, विन्यास। डिसमिसिंग खारिज करते हुए कि भाई करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 और G7, कि भाई G7 का जो वर्तमान व्यवस्था का ढांचा बना हुआ है, इस वर्तमान व्यवस्था को जो है एक तरीके से खारिज करते हुए ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस एज आउटडेटेड। G7 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस किससे मिलके बना हुआ है? G7 विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों से मिलके बना हुआ है। तो इस G7 की जो संरचना है इसे आउटडेटेड कहते हुए, आउटडेटेड का मतलब है कि भाई अब ये जो है एक तरीके से बहुत ही पुराना पड़ चुका है, ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एक तरीके से G7 पुराना पड़ चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, तो इस चीज़ को G7 का जो वर्तमान प्रारूप है इसे खारिज करते हुए, इसे पुराना कह के खारिज करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की, अनाउंस्ड ओवर द वीकेंड। ओवर द वीकेंड का मतलब है कि इस सप्ताहांत के दौरान, है ना, इस सप्ताह के अंत के दौरान जो है उन्होंने घोषणा की दैट ही वुड लाइक टू एक्सपेंड। क्या कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने? कि वह फैलाना चाहेंगे। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को और फैलाना और प्रसार करना उसी का। किस चीज़ का वे प्रसार करना चाहेंगे? कि वे G7 को एक्सपेंड करके G11 बनाना चाहेंगे। और किन देशों को ऐड करते हुए? इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को ऐड करते हुए। He followed that up with invitations to their leaders. He followed that up with invitations to their leader. तो पहले तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इसके बाद में उन्होंने क्या कहा? अपने स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए, अपने स्टेटमेंट का अनुसरण करते हुए उन्होंने जो है इनवाइट किया, इन्विटेशंस दिए टू देयर लीडर्स, कि भाई ये जो 4 देश का नाम लिया ना उन्होंने, इन 4 देश के लीडर्स को जो है उन्होंने इन्विटेशंस दिए, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जो इनविटेशन दिया गया टू अटेंड करने के लिए। किस चीज़ को अटेंड करने के लिए? द G7 समिट इन द US लेटर दिस ईयर, कि भाई बाद में जब उन्होंने लेटर मतलब बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भाई जो इस साल G7 की समिट होने वाली है उसमें जो है आप लोग आओ और इसमें भाग लो, है ना। इन 4 देशों के लीडर्स को कहा, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। The news was welcomed by Mr. Modi. The news was welcomed by Mr. Modi. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो घोषणा की गई, ये न्यूज़ हमें देखने को मिली, तो मिस्टर मोदी ने जो है इस न्यूज़ की जो है एक तरीके से इस न्यूज़ का स्वागत किया है। हु कमेंडेड, कमेंड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। हु कमेंडेड मिस्टर ट्रंप, तो मिस्टर मोदी ने मिस्टर ट्रंप की सराहना की फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन। क्रिएटिव यानी रचनात्मक, फार साइटेड का मतलब है कि जिसमें दूरदृष्टि हो, कि भाई मिस्टर मोदी ने मिस्टर ट्रंप के डिसीजन को कहा कि भाई ये जो डिसीजन मिस्टर ट्रंप ने लिया है ये बड़ा ही रचनात्मक डिसीजन है और दूरदर्शिता से भरा हुआ है। टू एक्सपेंड, कौन सा डिसीजन है मिस्टर ट्रंप का? टू एक्सपेंड, फैलाने का। द फॉर्मेट, कि भाई ये जो वर्तमान प्रारूप है ना ऑफ द ग्रुपिंग, कि भाई वर्तमान G7 ग्रुप का जो प्रारूप है इसको फैलाने का जो डिसीजन लिया है। टू कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब होता है बराबर में बनाए रखना किसी चीज़ को, है ना। तो टू कीप अप विथ द न्यू रियलिटीज़ ऑफ द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, पोस्ट कोविड वर्ल्ड,
पोस्ट कोविड का मतलब है कि ये कोविड-19 के बाद में जैसा विश्व हमें देखने को मिलता है, जो विश्व के हालात हैं, जो विश्व की नई वास्तविकताएं सामने आई हैं, उन वास्तविकताओं से जो है कदम ताल बनाए रखने के लिए ना, कीप अप विथ का मतलब है बराबर बनाए रखना, कदम ताल बनाए रखना। तो पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना वायरस के बाद में जो विश्व की वास्तविकता, जो विश्व के हालात हमारे सामने आए हैं, उनसे जो है एकदम कदम ताल बनाए रखने के लिए ये जो डिसीजन मिस्टर ट्रंप ने लिया है, तो एक तरीके से ये सराहनीय डिसीजन है, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव ऑल्सो वेलकम्ड द इन्विटेशन। ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी इस डिसीजन का स्वागत किया है, वाइल रशिया, जबकि रूस ने क्या किया है, दैट लॉस्ट इट्स मेंबरशिप ऑफ द ग्रुपिंग इन 2014। देखो रशिया क्या था कि पहले G7 को ना G8 कहा जाता था, G7 को G8 कहा जाता था, उसमें रूस भी शामिल हुआ करता था, लेकिन रूस ने अपनी सदस्यता खो दी। कब? 2014 में। किस बात को लेकर? ओवर, ये ओवर ध्यान रखना, किसी बात को लेकर जब आप कुछ होता है ना मामला, तो उसको कहा जाता है ओवर। भाई किसी में लड़ाई हो गई, किस बात को लेकर, ओवर है ना। ओवर इट्स एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी की जो ज़मीन है उसको हड़प लेना। भाई जब एक देश दूसरे देश की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, राज्य को हड़प लेता है ना, अपने कब्जे में कर लेता है, उसको कहा जाता है एनेक्सेशन। तो रूस ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था किस पर? क्रीमिया पर, है ना। इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। तो इसके चलते रूस को अपनी सदस्यता जो है एक तरीके से गंवानी पड़ी थी। सेड, तो अभी हाल ही में रूस ने क्या कहा है, प्रेसिडेंट पुतिन वुड अटेंड, कि भाई रूस ने ये कहा है कि जो राष्ट्रपति पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति हैं, तो रूस ने कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है इस समिट को अटेंड करेंगे इफ़ ट्रीटेड एज एन इक्वल, कि अगर रूस को जो है बिल्कुल बराबरी के साथ ट्रीट किया जाता है ना, तब तो मिस्टर पुतिन जो है इस समिट को अटेंड करेंगे। आगे देखते हैं। नोटेबली, उल्लेखनीय रूप से, है ना, नोटेबल या फिर नोटेबल, उल्लेखनीय ये बात है, बाय इट्स एब्सेंस इन द प्रोपोज्ड ग्रुपिंग। प्रोपोज्ड ग्रुपिंग का मतलब है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ग्रुप का प्रस्ताव रखा है ना, प्रस्तावित ये जो ग्रुप रखा गया है, इज चाइना। तो नोटेबल, ये उल्लेखनीय है, बाय इट्स एब्सेंस, की अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति? कि भाई ये जो प्रस्तावित ग्रुपिंग है इसमें चाइना की अनुपस्थिति है, ये उल्लेखनीय है। विच हैड अर्लियर along with India, Brazil, Mexico and South Africa been invited regularly to G8 summits, कि भाई जो पहले G8 समिट हुआ करती थी ना, तो G8 समिट में इंडिया, ब्राज़ील, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ ही साथ चाइना को भी रेगुलर बुलाया जाता था इस समिट्स में। एज एन आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज कॉल्ड द G8+5। तो देखो क्या होता था कि जब G8 समिट हुआ करती थी तो चाइना को भी जो है रेगुलर बुलाया जाता था। भारत, ब्राज़ील, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ ही चाइना को भी जो है रेगुलर बुलाया जाता था। और क्यों बुलाया जाता था इन समिट में? एज एन आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, कि भाई ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, कि भाई जो विकसित संसार है, यानी कि ये जो विकसित देश हैं, ये अपनी पहुंच बनाना चाहते थे। किन तक बनाना चाहते थे कि अपनी पहुंच? टू द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं तक, कि भाई ये जो चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं। तो इनसे कांटेक्ट में बने रहने के लिए, इन तक पहुंच बनाए रखने के लिए ये जो G8 देश थे इनको रेगुलर बुलाया करते थे। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला है कि चाइना की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। आगे देखते हैं। US चाइना टेंशंस, कि भाई अमेरिका और चाइना का जो एक तरीके से टेंशंस बने हुए हैं, जो तनाव के हालात अमेरिका और चाइना के बीच में बने हुए हैं, पर्टिकुलरली खास करके ओवर कोरोना वायरस इश्यूज, खास करके कोरोना वायरस को लेकर, है ना, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चाइना और अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्लियरली प्लेड ए पार्ट। प्ले ए पार्ट का मतलब होता है रोल अदा करना, भूमिका अदा करना। तो इस चीज़ ने अपनी भूमिका अदा की इन मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में कोरोना वायरस को लेकर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसने निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा की। किस चीज़ में? कि ये जो मिस्टर ट्रंप ने डिसीजन लिया ना, चाइना को छोड़ दिया, टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट, कि भाई G7 की ये जो मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में गेस्ट जो भी हैं, कि भाई भारत को गेस्ट रखा गया है, साउथ कोरिया को रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है, लेकिन चाइना को छोड़ दिया है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है जो तनातनी चल रही है ना अमेरिका और चाइना के बीच में कोरोना वायरस को लेकर, इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे देखते हैं। ए वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन,
ए वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन कि भाई ये जो एक तरीके से अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है, वाइट हाउस है, उसके एक संवाददाता ने इवन एक्सप्लेन, उन्होंने तो यहाँ तक एक्सप्लेन किया है, उन्होंने तो ये तक स्पष्टीकरण दिया है दैट द G11 वुड बी अ वे, कि भाई जो G11 है वह एक मार्ग होगा अमेरिका के लिए टू ब्रिंग टुगेदर, ताकि अमेरिका जो है साथ में ला सके, किन लोगों को साथ में ला सके, इट्स ट्रेडिशनल अलाइज, अलाइज का मतलब होता है सहयोगी देश, है ना, ट्रेडिशनल अलाइज टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विथ द फ्यूचर ऑफ चाइना, कि भाई बातें तो इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं। कौन सी बातें? कि अमेरिका जो है एक तरीके से, ये जो अमेरिका का एक वाइट हाउस के किसी व्यक्ति ने जो है बताया कि जो G11 होगा वह एक मार्ग होगा जिसके माध्यम से अमेरिका ये चाहेगा कि अमेरिका जो भी उसके सहयोगी देश है ना, उन सहयोगी देशों को साथ में ला सके और बातचीत कर सके। किस बारे में? हाउ टू डील विथ, डील विथ का मतलब होता है किसी का सामना करना, किसी से निपटना, द फ्यूचर ऑफ चाइना, कि चाइना का जो भविष्य है इससे कैसे निपटा जाए, यानी कि भविष्य में चाइना के साथ क्या व्यवहार किया जाए, ये चाह रहा है अमेरिका G11 के माध्यम से। प्रेडिक्टेबली, प्रेडिक्ट करने का क्या मतलब होता है? पूर्वानुमान करना, है ना, किसी के भविष्य के बारे में बतलाना। तो प्रेडिक्टिवली का मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी के रूप में। बीजिंग हैज़ लैश्ड आउट, है ना, पूर्वानुमान के रूप में बीजिंग हैज़ लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर किसी की आलोचना करना एट द G11 आइडिया। तो मिस्टर ट्रंप ने ये जो G11 का विचार प्रस्तुत किया है, इस विचार की चाइना ने जो है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से निंदा की है। एज वन, इस G11 का जो विचार है ना, इस विचार के बारे में चाइना ने कहा है दैट वुड बी डूम्ड टू फेल, कि यह निश्चित रूप से फेल होगा। डूम्ड का मतलब होता है सर्टेन टू फेल, है ना, कि भाई ये जो G11 का विचार है डोनाल्ड ट्रंप का, यह भविष्य में निश्चित रूप से फेल होगा, ऐसा चाइना ने कहा है। आगे देखते हैं। द प्रोपोज्ड G11 ग्रुपिंग, कि यह जो प्रस्तावित G11 ग्रुपिंग है ना, कि ये जो G11 का ग्रुप बनाने का जो प्रस्ताव है, वुड रिकॉग्नाइज, तो ये जो G11 के ग्रुप बनाने का जो प्रस्ताव है वह पहचान करेगा भारत की, है ना, वुड रिकॉग्नाइज इंडियाज प्लेस, है ना, इसके माध्यम से एक तरीके से क्या है, इंडिया का जो स्थान है उसको जो है एक तरीके से स्वीकारा जाएगा अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस, कि विश्व के जो सर्वाधिक धनी देश हैं उन धनी देशों में भारत के स्थान को जो है पहचाना जाएगा G11 के माध्यम से। एंड एक्नॉलेज इट्स ग्लोबल वॉइस, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, और भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं वैश्विक आवाज़ है उसको स्वीकारा जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि G11 के माध्यम से भारत को एक पहचान मिलेगी। हावेवर, हालांकि द गवर्नमेंट मस्ट वे, हालांकि सरकार को इस बात को भी जो है तौलना चाहिए, इस बात का भी जो है एक तरीके से वे करने का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का तौलना, है ना। तो हावेवर द गवर्नमेंट मस्ट वे द बेनिफिट्स प्रोपोज्ड, कि हालांकि सरकार को इस बात को भी जो है अच्छी तरीके से तौलना चाहिए। किस बात को अच्छी तरीके से तौलना चाहिए? द बेनिफिट्स प्रोपोज्ड, कि भाई जो फ़ायदे, जो कि प्रोपोज्ड का मतलब जो प्रस्तावित फ़ायदे हैं उनके साथ साथ भारत को अलॉन्ग विथ सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ अन्य कारक हैं, उन कारकों का भी भारत को जो है ध्यान में लेना चाहिए। दैट आर स्टिल इनक्लियर, जो कि अभी अस्पष्ट नहीं है, जो कि अभी स्पष्ट नहीं है ना, दैट आर स्टिल अनक्लियर, कि भाई ठीक है कि भारत को जो है इसके माध्यम से जो है G11 के माध्यम से कुछ फ़ायदे प्राप्त होंगे, लेकिन साथ ही साथ भारत को अन्य कारक पर भी जो है विचार करना चाहिए, अन्य कारकों पर भी, जो कि अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे कि एज होस्ट, मेजबान के रूप में, कौन है मेजबान? मिस्टर ट्रंप हैं, जो कि एक तरीके से इस समिट को आयोजित करेंगे। कैन इन्वाइट एनी कंट्री एज ए G7 स्पेशल इन्वाइटी, कि मिस्टर ट्रंप जो है वह मेजबान के रूप में किसी भी देश को जो है बुला सकते हैं ना, उनके स्पेशल इन्वाइटी के रूप में, कि भाई ये जो है स्पेशल मेहमान के रूप में G7 के, कि ये जो G7 की मीटिंग होती है ना, इस मीटिंग में मिस्टर ट्रंप किसी भी देश को मेहमान के रूप में बुला सकते हैं। बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, लेकिन ये जो G7 का कंपोजिशन है ना, यानी कि ये जो G7 की संरचना है, यानी कि G7 से इसको बढ़ा के जो G11 करने की बात है, तो इसमें सभी देशों का सहयोग चाहिए। देखो G7 में कितने हैं? 7 देश हैं, एक हो गया अमेरिका, तो बाकी 6 जो देश हैं उन 6 देशों का अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा, बाकी 6 देशों की सहमति के बिना G7 को G11 नहीं बनाया जा सकता। तो भारत को इन चीज़ों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई मिस्टर ट्रंप, ये जो मीटिंग होती है G7 की, इस मीटिंग में तो किसी भी देश को बुला सकते हैं, लेकिन बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, लेकिन अगर इसका
ये जो कंपोजिशन है, इसकी जो संरचना है, इसका जो संगठन है, अगर इसको परिवर्तित करना है तो इस बात के लिए ज़रूरत होगी, विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स। उसके लिए अन्य जो G7 के मेंबर्स हैं उनका भी सहमति चाहिए, उनका भी जो है अप्रूवल चाहिए। ऑलरेडी पहले से ही देर आर सम कंसर्न्स, पहले से ही काफ़ी सारी चिंताएं हैं। किस बात को लेकर? ओवर रशिया को लेकर पहले से ही काफ़ी सारी चिंताएं हैं। विच कुड डीरेल द एंटायर G11 प्लान, कि भाई जो रशिया है वह पूरे की पूरे, एंटायर यानी समूचा, पूर्ण, ये जो G11 का जो प्लान है ना, उस G11 के प्लान को रशिया जो है पटरी से उतार सकता है। डीरेल का मतलब होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना, पटरी से उतार देना। कि भाई काफ़ी सारी चिंताएं जो रशिया के बारे में व्यक्त की जा रही हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि रशिया इस पूरे G11 के प्लान को जो है पटरी से उतार सकता है। मेकिंग एनी कंक्रीट डिसीजन, तो ऐसे हालातों में कोई भी ठोस डिसीजन लेना, नई दिल्ली के द्वारा या भारत के द्वारा ऐसे हालातों को देखते हुए कोई भी ठोस डिसीजन लेना ऑन द इशू, इस इशू पर प्रीमेच्योर, तो ये क्या कहलाएगा? एक तरीके से अपरिपक्व है मामला, कि भारत अगर ऐसे हालातों में कोई भी डिसीजन लेता है तो ये भारत का डिसीजन जो है ना, ये काफ़ी अपरिपक्व होगा। आगे देखते हैं। इट इज़ अनक्लियर, यह क्लियर नहीं है, व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, कि भाई यह जो समिट है ये वास्तव में आयोजित कब की जाएगी। कि भाई जो G7 की समिट आयोजित होनी है, लेकिन ये आयोजित कब की जाएगी है ना, उसका टाइम क्या है? गिवन द नवंबर पोल्स इन द US, कि भाई गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, द नवंबर पोल्स इन द US, कि भाई अमेरिका जो है, अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति के पोल्स, राष्ट्रपति के चुनाव होने, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ऑल्दो यद्यपि मिस्टर ट्रंप हैज़ इंडिकेटेड, हालांकि मिस्टर ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं, इस बात के इशारे दिए हैं, दैट ही कुड होल्ड का मतलब है आयोजित करना, इट क्लोज टू द UN। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि भाई ये जो मीटिंग है ये कब आयोजित की जाएगी, लेकिन फिर भी मिस्टर ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया है, ही कुड होल्ड इट, कि भाई वे इस G7 की समिट को जो है, इस G7 के सम्मेलन को जो है आयोजित कर सकते हैं। किसके निकट? क्लोज टू द UN जनरल असेंबली सेशन, कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का जो सेशन होता है ना, उसके आसपास इन सितंबर में जो है वह G7 की समिट को आयोजित कर सकते हैं। डेस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशंस विथ बीजिंग, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, कि भारत की चाइना के साथ सीमा विवाद होने के बावजूद, भारत के चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन, सीमा विवाद होने के बावजूद, इंडिया मस्ट ऑल्सो कंसिडर, इंडिया को भी जरूर इस बात को ख्याल में लेना चाहिए, इस बात पर इंडिया को विचार करना चाहिए। इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से भाई आपके क्या गोल हैं, आपके क्या उद्देश्य हैं ना, आपके गोल्स क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन अटेंडिंग ए ग्रुप, कि भाई इंडिया जो है एक ऐसे ग्रुप को अटेंड करने में, यानी कि G7 के लिए कहा जा रहा है कि भारत को एक ऐसे ग्रुप को अटेंड करने में, दैट अपीयर्स एम्ड एट फ्यूलिंग ए न्यू कोल्ड वार बिटवीन US एंड चाइना, दैट अपीयर्स, एक ये G7 के लिए कहा गया है कि G7 जो है एक ऐसा ग्रुप प्रतीत होता है जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य G7 ग्रुप का? फ्यूल का मतलब है आग को और भड़काना, फ्यूलिंग का मतलब है ईंधन डालना। ए न्यू कोल्ड वार, एक नया शीत युद्ध बिटवीन US एंड चाइना। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो G7 ग्रुप है, यह ग्रुप ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है और भड़काना चाहता है ना, फ्यूल करना चाहता है अमेरिका और चाइना के बीच में जो तनातनी चल रही है, इस तनातनी को यह ग्रुप जो है और बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया को इस बात पर विचार करना चाहिए, अच्छी तरीके से सोचना चाहिए इंडिया को कि भाई इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंडिया के गोल्स क्या हैं, कि भाई वह एक ऐसे ग्रुप को अटेंड करने जा रहा है जो कि भविष्य में अमेरिका और चाइना के बीच में और तनातनी को बढ़ा सकता है। और भारत को यह भी ख्याल में होना चाहिए कि भाई भारत की पहले से ही चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर टेंशन है, तो भारत को इन सारे मुद्दों पर जो है ना बहुत अच्छी तरीके से विचार करना चाहिए। आगे देखते हैं। फाइनली अंततः एन इवेल्यूशन, इवेल्यूशन का मतलब है मूल्यांकन, ऑफ द G7 इफेक्टिवनेस का मतलब है प्रभावशीलता, एज ए मल्टीलेटरल फोरम, फोरम का मतलब है मंच और मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय। फाइनली एन इवेल्यूशन ऑफ द G7 इफेक्टिवनेस एज ए मल्टीलेटरल फोरम दस फार इज नीडेड। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि G7 की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस रूप में? एज ए मल्टीलेटरल फोरम, कि भाई यह जो है G7 जो है एक बहुपक्षीय मंच है, तो उसकी प्रभावशीलता जो है ना दस फार इज नीडेड है ना, इसकी प्रभावशीलता को देखा जाना अभी जरूरी है, इसकी ज़रूरत है। गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए। डीप मेंबर डिफरेंसेस,
डीप मेंबर डिफरेंसेस, कि भाई ये जो G7 के जो सदस्य देश है ना, इनमें काफ़ी सारे मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, गहरे मतभेद है इनके बीच में। ऑन इश्यूज़, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से है ना, रक्षा से संबंधित योगदान की अगर हम बात करें, ईरान मुद्दे को अगर हम बात करें, तो इन सारे मुद्दों को लेकर G7 के जो मेंबर्स हैं इनके बीच में जो है गहरा मतभेद बना हुआ है। तो इन मतभेदों को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रभावशीलता जो है एक बहुपक्षीय मंच के रूप में जो है इसकी ज़रूरत है। इन फ्रांस पिछले साल में क्या हुआ, क्या देखा हमने लास्ट ईयर, पिछले साल हमने क्या देखने को मिला, द ग्रुपिंग वाज अनेबल, कि भाई ये जो समूह था ना G7 का, ये जो समूह था वाज अनेबल टू इशू ए जॉइंट कम्युनिक। कम्युनिक का मतलब होता है घोषणा पत्र। इस कम्युनिक शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेना। घोषणा पत्र होता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है ये, और स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे कोई मीटिंग हुई या फिर कोई सम्मेलन हुआ, तो उस मीटिंग या सम्मेलन में क्या है, ये कुछ नियम पारित किए जाते हैं ना, कुछ बातें रखी जाती हैं, तो उन नियम या उन बातों को, ये जो भी बातें पारित की जाती हैं उसको कहा जाता है कम्युनिक, है ना, कि भाई ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग के तहत ये बातें जो है एक तरीके से स्वीकारी गई है ना, इन बातों को जो है माना गया, तो उसको बोले जाता है घोषणा पत्र, है ना, क्या घोषणा की गई उस मीटिंग में। तो फ्रांस में पिछले साल ये जो G7 की मीटिंग हुई, इसमें ये जो ग्रुप था असफल रहा। इस ग्रुप ने ना किसी भी तरह का संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया, ड्यू टू, किसके चलते, दीज डिफरेंसेस, कि भाई जो G7 मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में काफ़ी सारे मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ईरान का मुद्दा है, या फिर सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस है। तो इन मतभेदों के चलते हमें क्या देखने को मिला, फ्रांस में जब पिछले साल G7 की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में कोई भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, और G7 के इतिहास में पूरे 45 साल में ये पहली बार हुआ कि किसी तरह का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। अन्यथा जब भी मीटिंग होती है एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो ए फर्स्ट इन इट्स 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, कि भाई G7 के पिछले 45 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ फ्रांस में पिछले साल कि किसी भी तरह का कोई संयुक्त घोषणा पत्र जारी जो है नहीं किया गया, है ना। तो ये फाइनली जो है हमने देखा एडिटोरियल में। तो यही था कुल मिला के, इसमें बात की गई है कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 को बढ़ा के जो है G11 कर दिया जाए, और उसमें जो है भारत, रूस, साउथ कोरिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को जो है शामिल किया जाए। लेकिन एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई भारत को जो है सारे पहलुओं पर जो है विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो G7 से G11 बनाया जा रहा है ना, इसके बारे में कई लोगों का मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये G7 G11 बन के क्या करेगा, कि अमेरिका क्या चाह रहा है कि भाई उससे जुड़े हुए जो सहयोगी देश है ना अमेरिका, उनको साथ में लेकर चाइना के खिलाफ एक तरीके से जो कोल्ड वार चल रहा है ना, इस कोल्ड वार को और बढ़ावा देना चाहता है अमेरिका। तो भारत को भी जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए इस मामले में। क्यों? क्योंकि भारत का पहले से ही चाइना के साथ बॉर्डर इशू बना हुआ है, तो भारत को पता होना चाहिए कि भाई भारत इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो क्यों होना चाहता है। निश्चित रूप से भारत इस ग्रुप में अगर जुड़ेगा तो भारत को वैश्विक पहचान मिलेगी, है ना। तो इन सारे मुद्दों पर जो है भारत को एक तरीके से पहल विचार करना चाहिए। एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है ना। कुछ वर्ड्स इसके देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले इंग्लिश टू इंग्लिश चेक किया कीजिए मीनिंग को, है ना, इसके बाद में हिंदी देखें, है ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कोई भी पैटर्न, है ना, कोई भी व्यवस्था, द पर्टिकुलर अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ ए ग्रुप, कि भाई कोई भी ग्रुप है ना, तो उसका अरेंजमेंट क्या है ना, उसकी व्यवस्था क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कीप अप विथ का मतलब होता है एक तरीके से कदम ताल बनाए रखना, बराबर में बने रहना। टू डू वाट एवर इज नेसेसरी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो हर संभव कोशिश करना। टू स्टे लेवल, कि भाई आप जो है लेवल में बने रहो, किसी के लेवल में आप बने रहो, किसी की बराबरी में आप बने रहो, तो उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए ना वो आप करो, तो उसको बोलते हैं कीप अप विथ। एनेक्सेशन को देख लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। एनेक्सेशन का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, या फिर बिना मतलब परमिशन के जो है उस पर जो है उसको हड़पने की कोशिश करता है, हड़प लेता है, उसको कहा जाता है एनेक्सेशन। लैश आउट का मतलब होता है किसी की भी निंदा करना या फिर किसी की आलोचना करना, है ना। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग एंग्रीली, है ना, उसको कहते हैं लैश आउट। डूम्ड का मतलब होता है सर्टेन टू फेल, जो कि निश्चित रूप से फेल होने के लिए अभिशप्त है, उसको कहा जाता है डूम्ड, कि भाई ये तो फेल होगा ही होगा, ये तो सफल हो ही नहीं सकता, उसको कहा जाता है डूम्ड। मल्टीलेटरल, जैसे बाइलेटरल होता है ना, बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, उसी तरह से मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय।